दोस्तों अभी ब्रिक्स समिट की मीटिंग हुई थी साउथ अफ्रीका के अंदर, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई कि भाई बायलैटरल मीटिंग रखवा लेते हैं। दरअसल ये जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री है वो चाह रही थी कि भाई बायलैटरल मीटिंग रखी जाए इंडिया के साथ में, क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि हमें बॉर्डर इश्यूज़ को सॉल्व करना है, हमें पीस लानी है, स्टेबिलिटी लानी है और डेवलपमेंट की तरफ भी बढ़ना है, जिसकी वजह से हमें एक मीटिंग रख लेनी चाहिए जिससे कि जो भी रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर लगा रखी है उसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सके। दरअसल यहाँ पर चाइना का मेन इंटरेस्ट ये है कि अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर लाया जाए, जहाँ से बहुत सारा पैसा आ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ग्रेवयार्ड खड़ा हुआ है चाइना के अंदर, जिसको किसी तरीके से निपटाना है और इंडिया ही वो मार्केट है जहाँ पर निपटाया जा सकता है। लेकिन इनको आने नहीं दिया जा रहा, बल्कि इनको क्या जो चाइनीज़ एप्लीकेशन है उन तक पे बैन लग रखा है, रिस्ट्रिक्शन लग रखी है। जो नई नई कंपनियां इंडिया के अंदर आना चाह रही है, मतलब बहुत तगड़ी स्क्रूटनी चल रही है चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर, और जो आना चाहती है उन पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। मतलब उन्हें गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा तभी जाके वो इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, वरना इतना ज़्यादा आसान नहीं रहा है चाइनीज़ कंपनी के लिए, जिसकी वजह से वो भैया हाथ जोड़ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि किसी तरीके से एक मीटिंग रख लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, रिसॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हमारा कहना सिंपल सा है कि भैया बहुत बार तुम पर भरोसा किया, हिंदी चीनी भाई भाई मतलब करते रहे, लेकिन हर बार पीठ पे छुरा भोंका गया। अभी देखो लो इनकी लोन एप्लीकेशन किस तरीके से लूटती है इंडियंस को, और कई सारी स्कैम वाली जो कंपनियां हैं वो चाइना से ऑपरेट कर रही होती हैं। तो मतलब काफ़ी तामझाम इनका चल रहा है, जब तक वो ख़त्म नहीं होता तो मतलब आगे बातचीत कैसे बढ़ सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे चाइनीज़ कंपनी की बात कर रहे हैं तो Xiaomi की बात क्यों ना की जाए, क्योंकि ये 4 सितंबर को यूनी ब्लेड ट्रिमर लॉन्च कर रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा ट्रिमर अब तक किसी ने बनाया नहीं था जिस तरीके का हम बना रहे हैं। हमारा ट्रिमर में मैग्नेटिक लेविटेशन मोटर का यूज़ किया जाएगा जो 15,000 बार वाइब्रेट करेगी 1 मिनट के अंदर, और इसको आप एक चार्जिंग में 90 मिनट तक यूज़ कर सकते हो। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि भाई क्या ज़रूरत है नई नई प्रोडक्ट निकालने की, भाई तुम अपने 1-2 प्रोडक्ट पे अच्छा काम करो, जैसे स्मार्ट टीवी हो गया, स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट वॉचेस हो गई, चलो उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन ये तो हर तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब स्मार्ट कप भी बना रहे हैं, स्मार्ट ट्रिमर भी बना रहे हैं, वैक्यूम क्लीनर भी बना रहे हैं जो कि रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, लाइटें भी बना रहे हैं। भाई कितनी चीज़ें बनाओगे 1-2 प्रोडक्ट पे, तो पहले टिक जाओ ढंग से। तुम्हारे स्मार्टफोन की बिक्री इंडिया के अंदर धीरे धीरे गिरती चली जा रही है। इनकी पोजीशन अब 5th पे आ चुकी है और 3rd पे रियलमी आ चुका है। तो मतलब इनका नाश होगा बैठा है, लेकिन ये लगे हुए कोशिश करने में कि अब मोबाइल का छोड़ते हैं, दूसरी चीज़ें बनाते हैं, झाड़ू कटका भी बना लो अब। दोस्तों आपने अक्सर जापान के वर्क कल्चर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ सुनी होगी कि भैया लोगों की वहाँ पे शिफ्ट अगर 6 बजे तक की भी है ना शाम की, तो वो 1-2 घंटे एक्स्ट्रा ही काम करके जाते हैं कि उन्हें अपने काम से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। लेकिन रियलिटी ये है कि कई लोग सुसाइड कर रहे हैं इसी चक्कर में। वहाँ पे अभी एक रिसेंटली इंसिडेंट सामने आया कि एक डॉक्टर ने वहाँ पर सुसाइड कर लिए, जो कि एक स्पेशलिस्ट था, और उसको हर दिन 6.5 घंटे का ओवरटाइम करना पड़ जाता था, और महीने में उसने 200 घंटे से भी ज़्यादा का ओवरटाइम किया, और 3 महीने से एक भी छुट्टी नहीं ली थी, क्योंकि वहाँ पर रिस्क ये रहता है कि भाई कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। मतलब काम ही इस तरीके का हो चुका है वहाँ पे कि हर एक की आदत ऐसी हो चुकी है कि कुछ घंटे एक्स्ट्रा काम करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 6 बजे शिफ्ट आपकी ख़त्म हो रही है और आप 6 बजे ही उठ के चले जाते हो, जो कि बिल्कुल सही है, अगर शिफ्ट खत्म हो गई है, जितना पैसा आपको मिल रहा है उतना काम करके निकल रहे हो। लेकिन वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि जो पहले चला जाता है तो उसको नौकरी से भी निकाला जा सकता है, वो रिस्क में पड़ जाता है, जिसकी वजह से अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में वो रुकते हैं ऑफिस के अंदर। कोई 6:30 बजे जा रहा है, कोई 7 बजे जा रहा है, और सबसे लेट जाने वाले की तो मतलब तारीफ़ होती है कि भैया यही लॉयल बंदा है, इसी को रखा जाना चाहिए। तो इस तरीके से वहाँ पे चलता है। तो ये है जापान का वर्क कल्चर कि अगर ज़्यादा देर टिकोगे तो जॉब पे भी टिक जाओगे, और पहले निकल जाओगे तो भैया जॉब से भी निकाले जा सकते हो। कई लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं, ये डॉक्टर साहब भी डिप्रेशन में आ गए थे, और मतलब ये घर वालों से कहते थे कि लाइफ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। मतलब 6-6 घंटे हर दिन ओवर टाइम करना, और ऊपर से घर में आना सिर्फ सोने के लिए, ये कोई लाइफ है? जिसके बाद में इन्होंने सुसाइड कमिट करके लाइफ ही ख़त्म कर दी अपनी। दोस्तों ये वीडियो एक बच्चे की है जो कि जब पैदा हुआ था तो वो जन्म से ही मतलब सुन नहीं पाता था, और पहली बार जब उसने किसी की आवाज़ सुनी तो आवाज़ सुनते ही रो पड़ा कि क्या है, कैसी आवाज़ आ गई। मतलब क्या हुआ कि इसको एक डिवाइस पहनाया गया जो कि आवाज़ सुनने में इसकी मदद करता, और वो आवाज़ सुनने के बाद में इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके का था। हालांकि कोई मतलब समझदार व्यक्ति होता शायद वो भी रो देता पहली बार आवाज़ सुनने के बाद में। हालांकि ये बच्चा किसी और रीज़न की वजह से रोया होगा,
कि मैंने क्या सुन लिया, ये क्या हो गया। So I'm just gonna click this and then I'll turn it on, and again about 5 to 10 seconds and you can start talking to her. She'll hear you through it. Nelly. Hey. Hey, baby, you heard him. Oh, mama. Nelly. दोस्तों यूएस के अंदर से एक पाकिस्तानी डॉक्टर को अरेस्ट किया गया है जिसका नाम है मसूद, जो कि H1B वीज़ा के ऊपर यूएस में आया था। वहाँ पर इनकी अच्छी खासी जॉब थी, अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया कि भैया मुझे ISIS ज्वाइन करनी है, जिसके लिए हाथ पांव मार रहे थे। और इनका इरादा ये था कि ये लोन वुल्फ अटैक करेंगे यूएस के अंदर, और उसके लिए ये चाहते थे कि इस तरीके से सीरिया में कॉन्टैक्ट हो जाए ISIS के साथ में, और वहाँ पर मुझे हेल्प मिलेगी तो मैं एक अटैक वटैक कर दूँगा। जिसके बाद में इनको अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि कोविड चल रहा था जिस वक्त में ये इस तरीके की प्लानिंग कर रहे थे, और कोविड के वक्त में सीरिया जा नहीं पाए, जिसकी वजह से लॉस एंजलिस के अंदर इनकी किसी बंदों से मुलाकात हुई होगी और वहाँ पे ये प्लान बना रहे थे कि भैया हम तुझको ज्वाइन करवा देंगे ISIS, तू फिक्र मत कर। लेकिन वो बंदे एक्चुअली में यूएस गवर्नमेंट के इन्फॉर्मर थे और उन्होंने इसकी मुखबरी करके इसको अरेस्ट करवा लिया। मतलब अच्छा खासा करियर है यूएस के अंदर, लेकिन फिर भी तुम्हें ये सब करना है, ये सोचना है, लाइफ इसने अपनी खुद ही ख़राब कर ली। अब 18 साल जेल में रहेगा। दोस्तों WWE के ये कैरेक्टर के बारे में तो आपको मालूम होगा, इनको ब्रायन वाइट कहा जाता है। मतलब काफ़ी अच्छा कैरेक्टर था अंडरटेकर के बाद में, अगर देखा जाए तो मतलब डरावना कैरेक्टर अगर देखा जाए तो वो यही था WWE के पास में। लेकिन 24 अगस्त 2023 को इनकी डेथ हो चुकी है हार्ट अटैक की वजह से। दरअसल एक लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस से ये फाइट कर रहे थे, उससे रिकवर भी कर गए, लेकिन अचानक से ही 24 अगस्त को इनको हार्ट अटैक आता है और ये इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं।